रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए, मुक़द्दर का दिलचस्प मोड़ आ चुका है। पाशा जानी के पास हाथ में वो जो कागज़ात लेने गया था वो नहीं आए। देखें आगे और क्या क्या होता है। वो शिकस्त खुर्द अंदाज में इनके साथ चलता हुआ बाहर आया, दरवाज़े को ताला लगाया, फिर इसके साथ वैन में बैठकर वापस जाने लगा। आईनी अपने ड्राइंग रूम में तमाम अफराद के दरमियान बैठी हुई पाशा का इंतज़ार कर रही थी। जिसे यकीन था कि पाशा झूठ नहीं कहा है। वो अपने मकान का फ़रोख्तनामा दिखाएगा तो दुर्गाना बेगम और जव्वाद का आयद करदा इल्ज़ाम गलत साबित हो जाएगा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। पाशा जानी महातत के साथ सर झुका अंदर आया। इस महातत ने जीशान के सामने सलूट करते हुए कहा, सर, इसके पास मकान का फ़रोख्तनामा नहीं है। इन्हीं ने घबरा कर पाशा की तरफ देखा। जीशान ने पूछा, क्यों मिस्टर, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? क्यों पुलिस का वक्त बर्बाद कर रहे थे? क्या यहाँ सच उगल नहीं सकते थे? एसपी साहब, सच यही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो अहम कागजात मैं लाहौर में भूल आया हूँ। आप मुझे मौका दें, मैं अपने एक अजीज़ से रब्ता करूँगा। वो कागजात तलाश करके यहाँ भेज देगा या फिर मैं वो कागज़ लेने जाऊंगा। जव्वाद ने कहा, फिर वहाँ से वापस नहीं आओगे? फरार का मौका मिल जाएगा। जीशान ने कहा, पाशा जानी, तुम ज़बरदस्त बहरूपी हो। तुमने उरुज को और ऐनी को तो अच्छी तरह बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हम पुलिस वालों को ना बना सकोगे। फिर इसने महातत से कहा, इसे गिरफ़्तार कर लो। यानी ऐनी चीखती हुई खड़ी हो गई थी। भाईजान, आप इसे गिरफ़्तार ना करें। आप मेरी हर बात मान लेते हैं, ये बात भी मान लें। वो बोला, नहीं, ये क़ानूनी मामलात हैं, यहाँ मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? सिर्फ 8 लाख की चोरी का इल्ज़ाम है, कौन सी बड़ी रकम है। मैं अभी इससे ज़्यादा ज़मानत देने को तैयार हूँ। आप इसे गिरफ़्तार ना करें। सॉरी, मैं इसे गिरफ़्तार करके ले जा रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने वकील के ज़रिए इसकी ज़मानत हासिल करते मेरे दफ्तर चली आओ। इसके महातत ने पाशा को हथकड़ी पहना दी। दुर्गाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हथकड़ी मेरे बेटे के लिए लाई गई थी। जीशान, अब क्या कहते हो? क्या मेरा बेटा बेकसूर है? क्या मेरा बेटा तुम्हारे ब्लैक लिस्ट में नहीं है? पिछले एक मामले से निमट लो, फिर दूसरे से भी निमट लूँगा। पाशा जानी ने हथकड़ियाँ पहनकर सर झुकाकर महातत ऑफिसर के साथ जाने लगा। इसके पीछे जीशान जा रहा था। दुर्गाना बेगम ने हारी हुई बाजी जीत ली थी। एसपी अचानक और इत्तेफाकिया जीत को मुक़द्दर का खेल कहते हैं। ऐसी ही अचानक और इत्तेफाकिया जीत को मुक़द्दर का खेल कहते हैं। जीशान जो हथकड़ी इसके बेटे के जव्वाद को पहनाने के लिए लाया था, वही हथकड़ी पाशा जानी को पहना कर ले जा रहा था। यानी उरूज और जीशान वगैरह ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो बिल्कुल बेगुनाह दिखाई दे रहा है और जो अपने बेहतरीन अमल से ख़ुद को हीरो साबित करता आ रहा है, वो अचानक एक मुजरिम साबित होगा और क़ानून की गिरफ्त में आ जाएगा। सब हैरान थे कि क्या सोचा था और क्या हो गया। वो सब चाहते थे कि जव्वाद को सज़ा मिले और दुर्गाना बेगम इबरत हासिल करे, लेकिन तवक्को के खिलाफ बाजी ऐसे पलट गई थी कि सबके चेहरे झुक गए थे और दुर्गाना बेगम का सर फ़ख्र से तन गया था। पाशा जानी हथकड़ी पहने महातत ऑफिसर के साथ बाहर चला गया था। जीशान भी जा रहा था। ऐनी ने आगे बढ़कर कहा, भाईजान रुक जाएं। वो रुक गया, पलट कर बोला, हाँ बोलो, क्या कहती हो? क्या इस घर में आपकी नज़रों में मेरी कोई क़द्र क़ीमत नहीं है? क्या मैं आप लोगों के काबिल एतमाद नहीं हूँ? जीशान ने कहा, ऐनी, तुम इससे भी ज़्यादा हो हमारे लिए, बहुत कुछ हो। मैं किसी भी मामले में तुम पर अंधा एतमाद कर सकता हूँ, तो फिर आप मुझ पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी ज़मानत पर पाशा को रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त तुम पाशा जानी की हद्दी हिमायत कर रही हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने इसे आजमाया है, इसकी शराफत को, इसकी सच्चाई को, इसके ईमान को, तभी मैं इसकी हिमायत कर रही हूँ। तुम जिसे ईमान वाला कह रहे हो वो बेईमान साबित हो चुका है। वो कभी साबित नहीं कर सकेगा कि इतनी बड़ी रकम वो अचानक सुबह यहाँ से ले आया था। आप इसे मौका दें, वो लाहौर जाकर मकान का फ़रोख्तनामा ले आएगा। नहीं मेरी बहन, मैं जानता हूँ तुम इसकी ज़मानत लेने के लिए 8 लाख
तो क्या 8 करोड़ भी अदा करोगी? लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि तुम धोखा खा रही हो। तुम तुम क्या, मैं भी पुलिस वाला हूँ, धोखा पुलिस वाला होकर धोखा खा जाऊँ। इसने लाहौर में कोई मकान फ़रोख्त नहीं किया है और ना ही इसके पास कोई फ़रोख्तनामा है। क्या आप मेरे कहने पर लाहौर में इसके मुतालिक इंक्वायरी नहीं करा सकते? तुम जिद कर रही हो तो इंक्वायरी कराऊंगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और जब तक ये बेगुनाह साबित नहीं होगा इस वक्त तक हिरासत में रहेगा। आप समझते क्यों नहीं है? जब मैं ज़मानत दे रही हूँ, जवाब की रकम भी अभी लौटा दूंगी और आप इसकी ज़मानत ले जितनी रकम कहें वो जमा कराऊंगी। फिर आप इसे रहा क्यों नहीं करेंगे? अगर ये फ़रार होगा तो आप मुझे गिरफ़्तार कर सकेंगे। यही तो मुश्किल है, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकूँगा। ऐसा वक्त आने से पहले ही मैं मोहतात रहना चाहता हूँ और पाशा जानी को अपनी कस्टडी में रखना चाहता हूँ। बेगम आफ्ताब ने कहा, बेटे हमने आज तक ऐनी को इस तरह इल्तिजा करते और गिड़गिड़ाते नहीं सुना। तुम इतने सख्त क्यों हो गए हो? पाशा को रिहा कर देना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फलक आफ्ताब ने कहा, हाँ बेटे यहाँ पुलिस अफसर ना बनो, और अगर बनना चाहते हो, इसी तरह शक्तियाँ दिखाना चाहते हो तो सिर्फ ऐनी नहीं है, मैं भी पाशा जानी की ज़मानत देने को तैयार हूँ। जब हमारा पूरा ख़ानदान इसकी हिमायत कर रहा है तो तुम अपने उसूलों में नरमी और लचक क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? वो बोला, डैड मैं आपसे और ऐनी से इल्तिजा करता हूँ, मुझे कल तक अपने तौर पर कार्रवाई करने का मौका दें। मैं कल शाम तक पाशा जानी के बारे में सही मालूमात हासिल कर लूँगा। लाहौर से इंक्वायरी का जवाब आ जाएगा, इसके बाद मैं इसे रहा करूँगा। आप जिद ना करें, मुझे मेरा काम करने दें। यह कहकर वो पलट कर जाने लगा। ऐनी ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहा, भाईजान सिर्फ एक आखिरी बात। वो फिर रुक गया, बेबसी से देखते हुए बोला, ऐनी तो मेरी लाडली बहन हो, मगर इस वक्त बहुत परेशान कर रही हो। प्लीज़ आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ज़रा एक गोशे में चले, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस्मा ने आगे बढ़कर कहा, आप बहुत ज़्यादा सख्ती दिखा रहे हैं, ऐनी की बात क्यों नहीं मान लेते? ये क्या कहना चाहती हैं, पहले वो सुन ले। वो बोला, ठीक है, इस कमरे में चलो। ऐनी ने इसका हाथ थाम कर कहा, भाईजान आप भी मेरे साथ चलें। वो तीनों दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी। दुर्दाना बेगम सोचती हुई नज़रों से देखने लगी। जव्वाद ने इसके करीब आकर कानों में सरगोशी की, मम्मी ये क्या हो रहा है? ये अकेले कमरे में ले जाकर क्या कहना चाहती है? खुदा जाने क्या कहना चाहती है। अब ये तीनों बाहर आएंगे तो कुछ मालूम होगा। वो तीनों एक कमरे में आ गए। जीशान ने ऐनी को देख कर कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती? इसने जीशान को देखा, फिर अस्मा को देखते हुए आगे बढ़ी और इस पर लिपट गई। एकदम से फूट कर रोने लगी। इस्मा ने इसे थपकते हुए कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अपने भाई की संगली पर रोना आ रहा है। इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर कहा, भाईजान वो पाशा जाने। वो आगे ना कह सकी, फिर रोने लगी। इस्मा ने इसे थपकते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या पाशा जानी के बारे में कुछ और बताना चाहती हो? इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर बड़ी मुश्किल से अटकते हुए कहा, मैं भाईजान मैं इसे चाहती हूँ। इस्मा ने एकदम से चौंक कर जीशान को देखा। जीशान भी ये सुनकर परेशान हो गया। इसके करीब आकर बोला, ऐनी ये क्या कह रही हो? तुम समझदार हो, तालीम याफ्ता हो, तुम्हें अपने स्टेटस के मुताबिक अपने शान किसी जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। वो रोते हुए बोली, भाईजान मैंने बचपन से अब तक अपने खुद गर्ज और लालची रिश्तेदारों को देखा है। पाशा ऐसा नहीं है। इसने मेरे साथ जो नेकी की है इसका मुआवजा तलब नहीं किया। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पुरुष के साथ भी इसने बहुत बड़ी नेकी की है। इसके डैडी हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए थे। इसने इनको खून की 2 बोतलें दी थी और इनसे भी कोई मुआवजा तलब नहीं किया। मैं और उरुज इसे जितना जानते हैं इतना इसे कोई नहीं जान सकता। आपको रफ्ता रफ्ता इसकी सच्चाई और ईमानदारी का यकीन आ जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो लालची ना हो, बेलौस हो, बेगरज हो, लेकिन तुम पाशा जानी का इंतखाब करके मुझे उलझा रही हो। इस्मा ने कहा, आप महज इसलिए उलझ रहे हैं कि वो टैक्सी चलाता है। जब वो उरूज का लाइफ पार्टनर बनेगा तो क्या इसके वक्त भी वो टैक्सी चलाएगा? क्या आपने सुना नहीं कि कोई अच्छा खासा तालीम याफ्ता है और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और फिर
आपने सुना नहीं कि वो अच्छा खासा तालीम याफ्ता है और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, फिर आप क्यों उलझ रहे हैं? वो बेबसी से बोला, अस्मा, पाशा पर चोरी का इल्ज़ाम है। मैं वो मामला निमटना चाहता हूँ। ऐनी अब ये नया मामला पेश कर रही है। आप इस नए मामले को अहमियत दें। ऐनी से बढ़कर हमारे लिए कोई और नहीं है। ठीक है, मैं दफ्तर से वापस आऊँगा तो हम इस मौजू पर बात करेंगे। अस्मा ने कहा, आप अभी दफ्तर जाएंगे, पहले पाशा को रिहा करेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास ही सही। अगर आपने इसे रहा ना किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, खाना पीना छोड़ दूँगी। वो परेशान होकर ठहरने लगा। अस्मा ने कहा, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपने उसूलों पर इतनी सख्ती से अमल करते हैं कि कभी इनमें लचक पैदा नहीं करते, लेकिन आज आपको ये करना ही होगा, वरना मैं आपको बाहर नहीं जाने दूँगी। जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। मैं दुर्दाना और जव्वाद के पास आ गया और जव्वाद के सर पर एक शपथ मारते हुए बोला, मैं मुक़द्दर हूँ, सबका हूँ और किसी का भी नहीं हूँ। अब तुम्हारी शामत आने वाली है। मुक़द्दर की शपथ सर पर पड़ती है तो पता नहीं चलता, बाद में तकलीफ़ का एहसास होता है। ऐनी, अस्मा और जीशान कमरे से बाहर आ गए। जीशान तेज़ी से चलता हुआ बैरीनी दरवाजे को खोल कर बाहर गया, फिर महातत से बोला, पाशा जानी को यहाँ ले आओ। तो फिर ड्राइंग रूम में वापस आ गया। दुर्दाना जव्वाद के चेहरे को देख रहे थे। वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। इसमें भी मुस्करा रही थी। जीशान ने दुर्दाना के वकील से पूछा, हाँ तो मिस्टर जव्वाद के ज़मानतनामा कहाँ है? फिर से जीशान की तरफ बढ़ा दिया। जीशान ने इसे लेकर दरवाजे की तरफ देखा। पाशा जानी महातत के साथ अंदर आ रहा था। इसने महातत से कहा, पाशा की हथकड़ियाँ खोल दो। हुक्म की तामील की गई, हथकड़ियाँ खोल दी गईं। जव्वाद ने तड़प कर कहा, यह क्या हो रहा है? मेरे 8 लाख रुपये चुराए गए हैं। चोर गिरफ्त में आया है और इसे रिहा किया जा रहा है। जीशान ने कहा, इसने तुम्हारे 8 लाख रुपये चुराए हैं या नहीं, ये मालूम करना मेरा काम है और मैं कल इस वक्त तक सारी मालूमात हासिल कर लूँगा। जस्ट ए मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। वो वहाँ से चलता हुआ एक दरवाजे से गुजरकर कोठी के किसी अंदरूनी हिस्से में गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में कागज़ जल रहा था। इसने कहा, मैं ज़रा किचन की तरफ चला गया था, इसे आग लगाना था। दुर्दाना, इसके वकील ने सोलिया नज़रों से जलते हुए कागज़ को देखा। तो तकरीबन जल गया था, आखिरी हिस्सा रह गया था। जीशान ने इसे स्ट्रे में डाल दिया और बाकी हिस्सा भी जल गया। फिर इसने अपने माथे से कहा, जव्वाद को हथकड़ियाँ पहना दो। दुर्दाना ने चीख कर पूछा, ये क्या कह रहे हो? हुक्म की तामील हो रही थी, जव्वाद को हथकड़ियाँ पहनाई जा रही थी। इसके वकील ने कहा, एसपी साहब, मैंने ज़मानतनामा पेश किया है। जीशान ने पूछा, कहाँ है वो ज़मानतनामा? अभी तो मैंने आपको दिया था। आप कैसे वकील हैं? क्या ये नहीं जानते कि मुजरिम का ज़मानतनामा थाने में या किसी ऑफिसर के दफ्तर में दिया जाता है? किसी के घर में ज़मानतनामा क्यों लेकर आए थे और क्या सबूत है कि आपने मुझे ऐसा कोई कागज़ दिया है? दुर्दाना ने कहा, जीशान, तुम अपने आला ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। आप भी ना जाने कैसे कैसे या बाख्तियार मुजरिमों के ज़रिए फ़ायदा उठाते यहाँ आई थी। बड़ी ज़बरदस्त चाल चली थी, आप नाकाम होकर जाएंगी। फिर इसने महातत से कहा, जव्वाद को लेकर गाड़ी में बिठाओ। वो जव्वाद को खींचते हुए ले जाने लगी। दुर्दाना बेटे के पीछे चीखती हुई जाने लगी और वकील भी इसके पीछे चला गया। जीशान ने ऐनी से कहा, देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, पाशा जानी को रहा कर दिया। अब इसे मेरे साथ दफ्तर जाने दो। ये मिस्टर मेरे साथ वहाँ बैठकर लाहौर के अपने किसी अजीज़ से बात करेंगे और मकान के फ़रोख्तनामे के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह मुझे भी कुछ मालूम हो सकेगा। ऐनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, आप इन्हें ज़रूर अपने साथ ले जाइए। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपना मोबाइल पाशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो, मैं 1 घंटे बाद रब्ता करूँगी। वो बोला, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं किसी PCO से रब्ता कर लूँगा। नहीं, ये मोबाइल अब मुस्तकिल तुम्हारे पास रहेगा। मैं जब चाहूँगी तुमसे बात कर सकूँगी। वो मोबाइल फ़ोन लेकर बोला, शुक्रिया, तुम्हारी हमदर्दी और हिमायत से मुझे रिहाई हासिल हुई है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो इल्ज़ाम मुझ पर आयद हो वो गलत साबित हो। वो जीशान के साथ चला गया। अस्मा ने अपने सास और ससुर अपनी फूफी सास फलकनाज को देखकर ऐनी के कान में कहा, अब तो मैं तुम्हारे कमरे में चलूँगी।
या फिर तुम मेरे कमरे में चलोगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमने तो आज मुझे चौंका दिया है। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं आपके कमरे में ज़रूर चलूँगी, पहले ज़रा उरूज से बातें कर लूँ। वो तीनों सोफे पर बैठते हुए बैठे इन दोनों के कानाफूसी देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आज ननंद और भावज में इतनी राजदारी से क्या बातें हो रही है। अस्मा ने कहा, ठीक है, पहले तुम उरूज को फ़ोन करो। फलकनाज और बेगम आफ्ताब के कान खड़े हो गए। पता नहीं यह बहनी उरूज से क्या बातें करने वाली है। और अस्मा भी बड़े दिलचस्पी ले रही थी। ऐनी फ़ोन के पास आकर बैठी तो बेगम आफ्ताब ने उठते हुए कहा, मैं कमरे में जा रही हूँ, बस ज़रा कमर सीधी करूँगी। फलकनाज ने उलझते हुए कहा, मैं भी जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। इन दोनों के जहनों में यह था कि अगर ड्राइंग रूम में रहेंगी तो सिर्फ ऐनी की बातें सुन सकेंगी, लेकिन वहाँ अपने कमरे में जाकर दूसरी तरफ उरूज की बातें भी सुन सकें। ऐनी ने इन्हीं सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर अस्मा से पूछा, भाईजान आपके पास मोबाइल फ़ोन है? वो बोली, एक ही मोबाइल फ़ोन है, वो तुम्हारे भाईजान ले जाते हैं। फलक आफ्ताब ने कहा, तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत है, मेरा फ़ोन ले लो। ऐनी उठकर इसके पास गई, फिर फ़ोन लेकर शुक्रिया कहती हुई अस्मा के साथ इसके कमरे में जाने लगी। फलकनाज और बेगम आफ्ताब मायूसी से इसे जाते देख रही थी। जब वो चली गई तो फलक आफ्ताब ने दोनों को देखा, फिर पूछा, क्यों बढ़ गई, तुम दोनों भी जा रही थी? फलकनाज ने कहा, मैं तो यूं ही जा रही थी, वैसे जाना ज़रूरी नहीं है। फलक आफ्ताब ने बेगम को देखा, फिर पूछा, क्या तुम अपनी कमर सीधी नहीं करोगी? तो नागवारी से मुंह बनाकर बोली, ये आपकी बहू बेगम पता नहीं ऐनी के साथ क्या खिचड़ी पका रही है। आपने देखा हमारे सामने कानों में सरगोशियाँ हो रही थी। फलकनाज ने कहा, ऐनी अस्मा और जीशान को अलग कमरे में ले गई थी, तब से अस्मा इससे बेतकलीफ हो गई है। फलक आफ्ताब ने कहा, वो कमरे में जीशान को मनाने लगी थी, इस सिलसिले में इसने अस्मा को हिमायत हासिल की होगी। फिर इन दोनों ने जीशान को मजबूर किया होगा, इसीलिए इसने पाशा को रिहा कर दिया, लेकिन इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बेगम आफ्ताब ने सवालिया नज़रों से अपने मियाँ को देखा, फिर पूछा, लेकिन क्या? वो सोचने के अंदाज में बोला, ये ऐनी इस टैक्सी ड्राइवर से कुछ ज़्यादा ही मायूस हो गई है। बेगम आफ्ताब ने कहा, बल्कि इसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। मोबाइल फ़ोन भी इसे दे दिया है ताकि आइंदा सलाम और दुआ का सिलसिला भी जारी रहे। फलक आफ्ताब ने अपनी बहन नाज से कहा, अब इतना भी आगे ना सोचो, ऐनी समझदार है, एक टैक्सी ड्राइवर को इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं देगी। बेगम आफ्ताब ने कहा, वो इसे टैक्सी ड्राइवर समझती ही नहीं। आपने सुना नहीं था, वो दुर्दाना से कह रही थी कि पाशा जानी इसके बेटे जवाद से बेहतर है, इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता है और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फलकनाज ने कहा, वो पाशा जानी को किसी से कम तरह समझती है और ना ही ये मानने को तैयार है कि इसने जवाद के 8 लाख रुपये चुराए हैं। भाईजान, आपका क्या ख्याल है, क्या इसने चुराए होंगे? वो चेहरे से तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। जो भूले भाले होते हैं वो ही दिल के काले होते हैं। बेगम आफ्ताब ने कहा, भला से वो चोर हो, डाकू हो या ईमानदार और शरीफ हो, हमें इससे क्या लेना है। फ़िलहाल तो ये नई तशवीश पैदा हो गई है कि वो इस ड्राइवर में दिलचस्पी ले रही है, और इस दिलचस्पी की हद क्या है, इसका कुछ अंदाज़ा हमें हो रहा है। वो तीनों तशवीश में मुब्तला हो रहे थे। तीनों को यूँ लग रहा था कि ऐनी गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल रही है, अब रुकने वाली नहीं है। मैं कब किसका साथ देता हूँ और कब किसका साथ छोड़ देता हूँ, ये कोई नहीं जानता। देखा जाए तो मैं खुद बहुत कुछ नहीं जानता, बस हाथ की लकीरों पर चलता हूँ। जहाँ हाथ की लकीरें इनकार करती हैं वहीं रुक जाता हूँ, फिर इसका साथ छोड़कर दूसरे किसी मुखालिफ का साथ देता हूँ। मैंने दुर्दाना बेगम का साथ दिया था, इसने बड़ी आसानी से अपने बेटे जवाद का ज़मानतनामा हासिल कर लिया था। फिर मैंने इसके मुकाबले में पाशा जानी की तकदीर बिगाड़ दी थी, इसके मकान का फ़र्कनामा गुम कर दिया था और वो ख़ुद को 8 लाख रुपए की चोरी के इल्ज़ाम से बचा नहीं पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि मैंने इसके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी थी।
मैं मुक़द्दर हूँ, पल पल बदलता रहता हूँ। अच्छी तब्दीलियाँ लाने के लिए बहुत सी वजूहात बाकी थीं, मसलन ये कि ज़ीशान जव्वाद और बेगम दुर्दाना पर खार खाया हुआ था। इसने ये तय कर लिया था कि जव्वाद को हर हाल में सज़ा देकर रहेगा, क्योंकि इसने इसकी बहन को रिवाल की इज़्ज़त पर अगवा करने की कोशिश की थी। ज़मानत हासिल करने का मतलब ये नहीं होता कि अगवा करने के इल्ज़ाम से बरी हो गया है। ज़ीशान पाशा जानी को हथकड़ियाँ पहनाने के बाद जव्वाद से निपटना चाहता था। ऐसे वक्त आइनी और अस्मा ने इसको मजबूर किया कि वो पाशा जानी को रिहा कर दे। इसकी रिहाई के लिए आइनी बड़ी से बड़ी ज़मानत दे रही थी। फिर जब ज़ीशान को आइनी के दिली जज्बात का पता चला कि वो पाशा जानी में दिलचस्पी ले रही है, तो इस्मा ने इसे मजबूर किया। वो खुद भी चाहता था कि आइनी जल्द से जल्द अपने जीवन साथी के लिए किसी का इंतखाब कर ले, ताकि इसे बीवी या बहू बनाने के लिए रिश्तेदारों या जो भीड़ लगी हुई है वो छट जाए, ख़त्म हो जाए। पाशा जानी पर जो चोरी का इल्ज़ाम था, इसके मुतालिक ज़ीशान ने सोचा कि लाहौर इंक्वायरी करके और हकीकत मालूम करके पाशा जानी की तक सच बोल रहा है। मैंने पहले इस पाशा जानी को कुछ देर के लिए बदनसीब बनाया, फिर ज़ीशान के दिल में इसके लिए नरम गोशा पैदा किया, तो इसकी हथकड़ियाँ खुल गईं। वो हथकड़ियाँ जव्वाद को पहना दी गईं। दुर्दाना बेगम कामयाबी हासिल करते करते अचानक नाकाम होने लगी तो बुखला गई और कार ड्राइवर करती हुई दाऊद सुबानी के कोठी में आ गई। वो रात खाना खाने से पहले अपने बेडरूम में एक नौजवान औरत के साथ अपने बेटे में अपने पीने में मसरूफ़ था। दरवाजे ने ड्राइंग रूम में अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए खोला। भाई, मैं आई हूँ, बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओह दुर्दाना, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं इस वक्त तुम्हारे बेटे की ज़मानत का इंतज़ाम कर दिया है। अब क्या परेशानी है? ज़ीशान ने ज़मानतनामे को जला दिया है और मेरे बेटे को गिरफ्तार करा दिया है, इसे अपने साथ ले गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने सिटी कोर्ट के जज से दस्तखत ज़मानतनामा लिया था। वो इसे कैसे इनकार कर सकता है? मैं क्या जानूँ कैसे इनकार कर सकता है? आप अभी मेरे सामने आए या मुझे अपने पास बुलाएं। वो दुर्दाना, तुम जानती हो कि मैं इस वक्त किस मोड में रहता हूँ। तुम रंग में भंग डालने आई हो। यहाँ मेरी जान पे बनी है और मेरा बेटा हवालात में बंद हो गया है और आप अपने रंगीन रहमत का हिसाब कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा ना बोलो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो मोबाइल बंद करके इधर से उधर टहलने लगी। जी चाह रहा था अभी दौड़कर जाए और ज़ीशान का मुंह नोच कर अपने बेटे को हवालात से ले आए। दाऊद सुबानी नशे में लड़खड़ाता हुआ वहाँ आया, फिर बोला, देखो दुर्दाना, तुम दूर के रिश्ते से मेरी बहन लगती हो, मगर कोई सगी बहन नहीं हो। मैं तुम्हारे काम इसलिए आता हूँ कि तुम्हारे बेटे से कभी कभी अपना काम निकाल लिया करता हूँ। फिर तुम कभी कभी मेरे सामने बड़े हसीन तोहफे पेश करती हो, लेकिन पिछले 2 माह से तुमने कोई हसीन तो चेहरा नहीं दिखाया है। आपने मेरा तो कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अपने काम के मतलब की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था आइनी को अगवा कराने के खुफिया अड्डे में पहुंचा दे, लेकिन आपके वो आदमी इसे जव्वाद अगवा करने में नाकाम रहे। मैंने कहा मेरे बेटे के ज़मानत लेकर इसे रिहा कराएं, आप इसमें भी नाकाम रहे। फजूल बातें ना करो, मैंने ज़मानतनामा हासिल कर लिया। अगर ज़ीशान ने ज़मानतनामा जला दिया है तो बहुत पछताएगा। किसी जज की जारी करदा ज़मानतनामे को तस्लीम ना करना सरासर हुक्म है और इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। जब आप ये समझते हैं कि इसने बड़ा जुर्म किया है तो फ़ौरन एक्शन लें। आप एक्शन लेंगे तो मेरा बेटा हवाला से बाहर आएगा। उस सोफे पर बैठकर इसे उठाकर नंबर पंच करने लगा। दुर्दाना ने पूछा, किसे फ़ोन कर रहे हैं? जिस जज से वो ज़मानतनामा हासिल किया था, इसे बता दो कि इसके जारी करदा हुक्मनामे का क्या हशर हुआ है। राब्ता होने पर इसने कहा, हेलो, मैं सज्जाद सुबानी बोल रहा हूँ और अज़हरुद्दीन से बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद राना ज़हीरुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी। हेलो दाऊद भाई, मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि आप ज़रूर फ़ोन करेंगे।
आप क्यों मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले एसपी ज़ीशान ने मुझे फ़ोन पे बताया कि इसने मेरे ज़मानतनामे को जला डाला है और ऐसा मेरी भलाई के लिए किया है। दाऊद सुबानी ने पूछा, ये क्या बकवास है? इसने आपके जारी करदा ज़मानतनामे को जला डाला है और आप फरमा रहे हैं कि इसने आपकी भलाई के लिए ऐसा किया है। हाँ, वो ये जानता है कि मैं पिछले दिनों से छुट्टी पर हूँ। जब मैं अदालत में हाजिर नहीं हो रहा हूँ तो फिर एक ज़मानतनामे पर कैसे दस्तखत कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारे इसरार पर इस कागज़ात पर दस्तखत किए थे, जबकि मेरा ये अमल गैर कानूनी था और मैं तुम्हें बताया भी था, लेकिन तुम जिद कर रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में, मेरी एक कमज़ोरी के बाद मुझे ब्लैकमेल नहीं करते रहे। मैंने मजबूर होकर साइन कर दिया था। ज़ीशान को मेरी छुट्टियों पर रहने का इल्म हो गया है। वो इस ज़मानतनामे को चैलेंज करता तो सोचो ऐसी सूरत में मेरी पोजीशन क्या होती। दाऊद सुबानी ये वजह सुनकर ठंडा पड़ गया। बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इन हालात में ज़ीशान का पल्ला भारी था। इसने रिसीवर रख दिया। दुर्दाना ने पूछा, क्या हुआ? वो दुर्दाना को बताने लगा कि क्या हो चुका है। वह सुनकर सकते में रह गई। आंखें फाड़े मुंह खोले सज्जा सुबानी को तकती रही। फिर बोली, अब मेरे बेटे का क्या बनेगा? मैंने सोचा था कि ज़ीशान ने इस ज़मानतनामे को जलाकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं इसके आला अफसरान के ज़रिए इस पर दबाव डालूंगा और अभी तुम्हारे बेटे को हवाला से निकल लाऊंगा, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। ताजुब है, आप अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह कहलाते हैं और एक छोटी सी बात को नामुमकिन कह रहे हैं। मेरी बात समझो, मैं सिर्फ आज की रात के लिए नामुमकिन कह रहा हूँ। कल सुबह अदालत के वक्त मेरा वकील ज़मानतनामा हासिल करेगा, तुम्हारे बेटे को कल रिहाई मिलेगी। आज ये मुमकिन नहीं है। क्या आपको इंसल्ट महसूस नहीं हो रही है कि एक एसपी ने आपको चारों शानी चित कर दिया है? हाँ, मैं पहले कभी इतनी बड़ी तरह नाकाम नहीं हुआ। जो चाहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। मैं इस एसपी से निपट लूँगा, या इसकी वर्दी उतारूँगा या फिर इससे खाक में मिला दूँगा। तो फिर मुझे मायूस होकर जाना चाहिए। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मैदान जंग में कभी कभी थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ता है, फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन इससे पहले मेरे लिए भी तो कुछ करो। इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर कायम कर रखा है, कितनी खूबसूरत जवान औरतें और लड़कियां वहाँ आती रहती हैं, लेकिन सब भी ऐसी नहीं होती। किसी किसी को शीशे में उतारना मुश्किल हो जाता है। मैं वादा करती हूँ, मेरे बेटे को हवाले से निकाल देंगे और इसका केस ख़त्म करा देंगे तो ऐसा हसीन तोहफा पेश करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। इसका मतलब है कोई तुम्हारी नज़र में है? हाँ, एक नहायत ही खूबसूरत लड़की है। आप देखेंगे तो राल टपकने लगेगी। वो उठकर खड़ी हो गई। वो भी उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम मुझे तड़पा कर जा रही हो। मैं यही चाहती हूँ कि आप तड़पते रहें ताकि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। आप जानते हैं, जब मैं ज़बान देती हूँ, मैं यही चाहती हूँ आप तड़पते रहें ताकि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। आप जानते हैं, जब मैं ज़बान देती हूँ तो इसे पूरा करती हूँ। इस हसीना से आपकी दोस्ती होगी, लेकिन मेरा काम होने के बाद। यहाँ पर रोक रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। कहानी दिलचस्प मोड में आ गई है। इसके बाद अगला हिस्सा समाप्त फरमाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।